हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशंस प्लानिंग। हमने जब फर्स्ट चैप्टर देखा था ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई मैनेजमेंट जो है उसका सबसे पहला काम होता है चीजों को प्लान करना। तो अगर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? ऑपरेशंस को प्लान करना। और इसीलिए हम ये चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं जहां पे हम ऑपरेशंस को प्लान करने वाले हैं। ऑपरेशंस प्लानिंग मतलब हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना हमारा कौन सी जगह पे हमारी फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर हम मशीन्स को कहाँ रखेंगे, हमारे मटेरियल कहाँ रखेंगे, हमारे मटेरियल्स को किस तरीके से प्लान किया जाएगा, हम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्लान करेंगे, हम कैसे डिसाइड करें बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर एंड बेस्ट क्वांटिटी टू मेक। ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग की, जहां हम डिसाइड करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन कितना करना चाहिए एज पर द डिमांड। नाउ व्हाट इज डिमांड? टू अंडरस्टैंड दिस वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल। ये है हमारा रामू। रामू रोज ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के लिए सेम ही रास्ते से जाता है। अब इसी रास्ते से वो रोज जा रहा है, वो रोज इस घर को देख रहा है और रोज बोलता है कि कितना अच्छा घर है, काश मेरा होता। एक दिन वो यहीं से जा रहा था, उसने फिर से बोला कि कितना अच्छा घर है, काश मेरा होता। फिर इसके दिमाग ने बोला बस कर रामू, हो गया, अगर तेको ये घर इतना ही पसंद आ रहा है तो जाके बिल्डर से बात कर ले। तो ये गया बिल्डर के पास बात करने। ठीक है, ये हैं हमारे बिल्डर बाबा, जो दिखी बहुत ज्यादा खतरनाक रहे, है ना। तो रामू आया इनके पास, इनको बोला कि बिल्डर बाबा जो आपका घर है वो बहुत ही अच्छा है। तो बिल्डर बाबा ने बोला हमको पता है, तेरे को क्या काम है तू ये बता। तो इसने बोला कि मैं ना ये घर खरीदना चाहता हूँ, मेरे बहुत मन है इस घर को खरीदने का, मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो हमारे बिल्डर बाबा ने बोला ठीक है, तू पैसे देने के लिए तैयार है तो ला पैसे। तो रामू बोलता है बाबा पता है मैं पैसे देने के लिए तो तैयार हूँ, बट द थिंग इज मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बिल्डर बाबा बोल रहा है यार कैसा आदमी है, देख समझ रामू, अगर तू बोल रहा है ना किसी को कि भाई तू पैसे देने के लिए तैयार है तो सामने वाला यही मानेगा कि तेरे पास पैसे हैं। तभी हम विलिंगनेस बोलते हैं कि भाई हम पैसे देने के लिए तैयार है, इसका मतलब यही होता है कि सामने वाले के पास पैसे हैं। ठीक है, इन दैट केस बिल्डर बाबा ने बोला कि भाई तू आज तो आ गया, पर अगली बार जब तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे ना उसके बाद भी हमारे पास बिल्कुल मत आना। ठीक, तो रामू को तो उसने भगा दिया। अब एक बात बताओ, बिल्डर बाबा ने ये जो रामू को चीजें समझाई वो क्या थी? ये डिमांड ही तो था। डिमांड कब अराइज होगी? बिल्डर बाबा के घर की डिमांड कब अराइज होगी? जब बिल्डर बाबा के पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कस्टमर डिजायरस भी है, मतलब वो घर को खरीदना भी चाहते हैं, वो विलिंग भी है, वो पैसे देने के लिए भी तैयार है, और साथ साथ उनके पास पैसे भी हैं, एबिलिटी टू पे भी है। तभी डिमांड अराइज होती है, तभी बिल्डर बाबा का घर बिक पाएगा। पर एक बात बताओ, क्या बिल्डर बाबा इंतजार करेंगे क्या कि जब कस्टमर आएगा तब पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है? नहीं, ये खुद जाके अपनी डिमांड को पहले प्रेडिक्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो घर बना के रख देंगे, और घर बनाने के बाद कस्टमर आके खरीद के चला जाएगा, है ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है? इसके लिए इनको फ्यूचर में कितना इनका घर बिक सकता है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसके लिए ऐसे तो नहीं कर सकते नहीं कि रात को सोए और सपने में आया कि अगर मैं 100 घर बनाऊंगा तो उस केस में मेरे सारे घर बिक जाएंगे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अगर डिमांड निकालना है तो आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पास्ट की इंफॉर्मेशन, जो भी बिल्डर ने इतने सारे टाइम से काम किया तो उसके पास पास्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में हमें कितने घर बनाने चाहिए ताकि वो सारे के सारे घर बिक जाएं। ठीक है, अब ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड मतलब हमने समझ लिया कि हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है कि नहीं। फोरकास्टिंग मतलब पता करना कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट जो है कितना बिक सकता है, उसको प्रेडिक्ट करना। एक बात बताओ, क्या एग्जैक्ट नंबर पता चल सकता है क्या? कि मैं आज खड़े होकर बोल दूं कि 100 यूनिट्स बिकेंगे तो आगे जाके 100 ही यूनिट्स बिकेंगे क्या? आंसर इज नो। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लो आगे जाके डिमांड 120 है, आज मैंने 100 प्रेडिक्ट किया, चलेगा क्योंकि 20-10 ऊपर नीचे चलता है। लेकिन समझ लो आज मैंने 100 प्रेडिक्ट किया लेकिन आगे जाके डिमांड 10 है, इन दैट केस क्या ही टाइप का प्रेडिक्ट किया आपने? प्रेडिक्शन भी आसपास का होना चाहिए, ऐसा नहीं दूर दूर, कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे नंबर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं हो सकता लेकिन आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलो
अब यही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिमांड मतलब हमने क्या समझा, रिक्वायरमेंट एंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर टू परचेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारा कंज्यूमर डिजायरस होना चाहिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, साथ साथ विलिंग भी होना चाहिए और एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए फॉर अवेलिंग द सेम। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे मशीन्स और कंज्यूमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे कन्फेक्शनरीज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी मदद से हम हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम एस्टिमेट करते हैं कि प्रोबेबल डिमांड कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की। प्रोबेबल डिमांड मतलब हम एस्टिमेटेड डिमांड बोल सकते हैं कि आगे जाके इतनी डिमांड हो सकती है। हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ आसपास का नंबर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाई डू वी नीड टू फोरकास्ट द डिमांड। क्या ही जरूरत है आगे के नंबर्स को प्रेडिक्ट करने की। जैसे बिल्डर बाबा के लिए सोचो, बिल्डर बाबा घर बना के रखेगा ना पहले से, और वो घर कैसे बनाएगा, कितने बनाएगा, कैसे डिसाइड करेगा, विद द हेल्प ऑफ डिमांड। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि कितने घर आगे जाके बिकेंगे तो फिर वो कितने बना के रखे, अपने मर्जी से बना ले, बिल्कुल नहीं। उसको एक सही नंबर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ताकि उसके आसपास के घर, जितना भी नंबर उसने प्रेडिक्ट किया है उसके आसपास के घर उसके बिक जाए, है ना। चलो, सो व्हाई डू वी नीड टू फोरकास्ट द डिमांड। From a holistic perspective, any organization is described in its terms of supply chain. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसके सप्लाई चेन के हिसाब से देखते हैं। और सप्लाई चेन बनती कैसे, सोचो, जब मुझे पता होगा कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तभी मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितना मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है, कितना प्रोडक्शन करके आगे कस्टमर के पास भेजने की ज़रूरत है। तो मटेरियल लाने से लेके हमारे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक यही हमारी सप्लाई चेन होती है। और ये सप्लाई चेन कब बिल्ड हो पाएगी, जब मुझे पता होगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करने की रिक्वायर्ड है। लेट्स से मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कितना मटेरियल लेके आऊँ, कितना मैं प्रोडक्शन करके कस्टमर के पास पहुंचाऊँ। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाती हैं जब हमारे पास डिमांड अवेलेबल होती है। तो हमको यहाँ पे बोला गया, फ्रॉम अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सप्लाई चेन वैल्यू चेन which gets into existence from the moment demand is created and or generated। जब आपके पास डिमांड आएगी तभी ये सप्लाई चेन क्रिएट हो पाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिमांड जो डिसाइड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस। अगर डिमांड नहीं होगी वो प्रोडक्ट को आप बना के क्या ही कर लोगे, है ना। चलो, विद द अवेलेबल डिमांड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें करता है, प्रोडक्शन प्लान करता है, अपनी सर्विसेज अगर वो दे रहा है तो सर्विसेज प्लान करता है कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, इन्वेंट्री रिलेटेड डिसीजन लेता है कि कितना इन्वेंट्री हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है, फैसिलिटी सिलेक्ट करता है कि कहाँ हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेस क्या होगी हमारी प्रोडक्शन की, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी हमको प्रोडक्शन के लिए। प्लान फॉर फंड रिक्वायरमेंट, देखो यार, जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितना प्रोडक्शन करना है उसी के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि तुमको कितना फंड चाहिए। लेट्स से मुझे पता है कि अभी 10,000 यूनिट्स बनाने, तो इस 10,000 यूनिट्स को बनाने में कितना फंड लगेगा तब मैं उसके बाद डिसाइड कर पा रही हूँ। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे कितने यूनिट्स बनाने तो मैं फंड कैसे डिसाइड करूंगी। सिमिलर वे में मैन पावर प्लानिंग भी आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हो, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितने मैन पावर हमको लगेंगे। ठीक है, नाउ Hence a reasonably accurate forecasting of demand is required। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो डिमांड हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट हो। रीजनेबली एक्यूरेट मतलब यही होता है कि अगर आपने 100 प्रेडिक्ट किया है तो वो 120 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेट्स से 70 भी चला गया, लेकिन 10 नहीं जाना चाहिए। इतना खराब प्रेडिक्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर सही तरीके से आप डिमांड को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, फोरकास्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे खासे लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आपको 5 टाइप के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले पता करो कि भाई फोरकास्टिंग कर क्यों रहे हो, क्या रीजन है, हम फोरकास्टिंग कर क्यों रहे हैं। हम डिमांड प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम कस्टमर की प्रेफरेंसेस जानना चाहते हैं, हम ट्रेंड स्टडी करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फिर ही उसके बाद फोरकास्टिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट,
पीरियड सिलेक्ट करो कि किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप फोरकास्टिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। मेथड सिलेक्ट करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम फोरकास्टिंग करते हैं, तो आपको मेथड सिलेक्ट करना है कि आप किस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू फोरकास्टिंग करना चाहते हो। अब जो भी मेथड हम सिलेक्ट करें उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पास्ट इन्फॉर्मेशन की मदद से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है वो दो तरीके से आप गैदर कर सकते हो। पहला होता है प्राइमरी सोर्स, मतलब खुद जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, जैसे इंटरनेट में कई सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से ले लो। आप पब्लिश्ड डाटा ले रहे हो, आप मैगजीन से ले रहे हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स, जब आप किसी और की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन सब की मदद से आप फोरकास्ट अप कर सकते हो। हमने क्या किया, पहले हमने पता किया कि हम फोरकास्ट क्यों कर रहे हैं, फिर पीरियड सिलेक्ट किया कि किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए फोरकास्ट करना है, फिर मेथड सिलेक्ट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, हम आगे जाके उनको पढ़ने वाले हैं। फिर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ताकि हम फोरकास्ट इजीली कर पाएं, और उसके बाद हमने फोरकास्ट किया विद द हेल्प ऑफ द मेथड जो भी हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज फॉर फोरकास्टिंग। हमने अभी देखा कि जो हम इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं फोरकास्टिंग के अंदर वो दो टाइप की होती है। पहला प्राइमरी सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद जाके कलेक्ट किया है, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स जहाँ पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और इंस्टीट्यूशन ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, प्राइमरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है सेल्स डाटा से, जो आपने सेल्स किया उसकी इन्फॉर्मेशन से, कस्टमर का सर्वे करके, फील्ड रिपोर्ट से। सेकेंडरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है मार्केट और इंडस्ट्री की रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, उनकी मदद से। नेक्स्ट, अब ये जो हम डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे ना, वो डाटा भी दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जैसे हमने हमारे कस्टमर्स का सर्वे किया जहाँ पे हमने उनको गूगल फॉर्म दे दिया जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे मल्टीपल जो चॉइसेस हैं वो भी हमने दिए हैं, तो जो कस्टमर है वो उन्हीं में से चूज करके भर सकता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब इस गूगल फॉर्म को जब मैं एनालिसिस के अंदर डालूंगी तो उसके बाद जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। मेरे को पता होगा कि कस्टमर्स ने क्या क्या चूज किया। बहुत आसानी से स्ट्रक्चर्ड डाटा की मदद से मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात की जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, इन सब से इंफॉर्मेशन निकालना इज कॉम्प्लिकेटेड। सिमिलर वे में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी कई सारे मेंशंस होते हैं कई सारे कंपनी के, तो उसकी मदद से पता करना कि कस्टमर के सेंटिमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। इसको इट्स लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन को बैठ के सारा डाटा को निकालना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कस्टमर ने क्या बोला, ये पर्टिकुलर कस्टमर को क्या बोला, है ना। भले आजकल हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बट द थिंग इज ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू योर स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा में हमको चीज़ें पता हैं, बहुत आसानी से उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलो। सो स्ट्रक्चर्ड डाटा का ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसका कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। वो ऑडियो में भी हो सकता है, वो रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है, वो वीडियो में भी हो सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, हमारा जो फोरकास्टिंग होता है, हमने देखा कि उसके 3 अलग अलग पीरियड हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म, तीसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो 6 से 8 महीने के लिए हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। मीडियम टर्म मतलब 1 से 2 साल के लिए अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 15 साल के लिए अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फोरकास्टिंग करती है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मोस्टली फोकस करती है प्रोडक्शन के ऊपर। अब प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना फिनिश गुड्स बन के निकलेगा, दैट इज आर इन्वेंट्री। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल अगर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, फिनिश गुड्स बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, हमको कितना वर्कलोड लगेगा, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, ये सारा डिसीजन आज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो इसीलिए शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के अंदर पता किया जाता है। जैसे इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, ओवर टाइम कितना करना पड़ेगा हमारे एम्प्लॉयज को, और वर्क लोड कितना रहेगा। ठीक है, जब हम मीडियम रेंज फोरकास्टिंग की बात करते हैं ना, तो इस पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन्ड रखना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखो, जिसके लिए हम डिविडेंड देंगे।
अपने एक्सपेंसेस का बजट बनाओ कि हम इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना खर्चा करने वाले हैं। मेरी जो मशीनरी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उनका मेंटेनेंस करना, और साथ साथ मेरा जो कैपेसिटी है, अभी मैं कितना प्रोडक्शन कर पाती हूँ, लेट्स से हम 10,000 ही प्रोडक्शन कर पाते हैं, लेकिन अगले बार हमको 1,20,000 करने की ज़रूरत है। तो ये कैपेसिटी का एडजस्टमेंट करना कम्स अंडर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, जहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस, बजटरी कंट्रोल, डिविडेंड पॉलिसी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड कैपेसिटी एडजस्टमेंट प्लान्स हम मीडियम टर्म के ऊपर फोकस करते हैं। जब लॉन्ग रेंज की बात आ जाती है, मतलब 5 से 15 साल की बात आ जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती है ग्रोथ के ऊपर। और ग्रोथ कब पॉसिबल है? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, जब आप अपना कैश फ्लो देख रहे हो, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होगा तभी तो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोच पाएंगे ना। और साथ साथ मटेरियल, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखना। ठीक है, सो इनको याद रखने के लिए मैंने ये आपको वर्ड्स बताए। जैसे शॉर्ट रेंज में आप प्रोडक्शन याद रख सकते हो, तो इससे सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं। मीडियम रेंज में अगर आप मेंटेनेंस याद रखो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मेंटेन रखना चाहती है, तो आप ये सारी चीज़ों को रिलेट करके याद कर पाओगे। और लॉन्ग रेंज में ऑर्गेनाइजेशन का फोकस अगर ग्रोथ रहता है तो ये सारे पॉइंट्स इजीली आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग मेथड। अब ये जो फोरकास्ट कर रहे हैं हम डिमांड को, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है। इन मेथड्स को हम 2 अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। यहाँ पे हम इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारी डिमांड आगे जाके कितनी हो सकती है। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमारी डिमांड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये क्वालिटेटिव मेथड्स को देख रहे हैं। तो फोरकास्टिंग और सेल्स फोरकास्टिंग के मेथड्स के लिए क्वालिटेटिव मेथड में हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं। सबसे पहले आता है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, जिसको हम यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम बायर्स के इंटेंशन को जानने की कोशिश करेंगे बाय सर्वे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं? सैंपल दे सकती है अपने प्रोडक्ट का टू कस्टमर्स, एंड उनसे पूछ सकती है कि प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअल यूजर को कांटेक्ट करते हैं हम डायरेक्टली। आस्क, उनसे पूछा जाता है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे जाके फ्यूचर में खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। ये डायरेक्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि हमारा जो बायर है वो प्रोडक्ट किस इंटेंशन से खरीद रहा है। ये जो फोरकास्टिंग मेथड है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ये पता कर सकते हो कि हाँ भाई बायर का क्या इंटेंशन है, पर ये लॉन्ग टर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो बायर चाह रहा है ना वो कल के दिन बदल जाएगा। तो इट्स लाइक बायर का जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लॉन्ग रेंज में आपको प्रेडिक्शन करना है, फोरकास्ट करना है, तो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट व्हेन यूजर्स आर नंबर। जब बहुत ही कम नंबर में हमारे यूजर्स हों तब आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उस केस में आप ये सर्वे वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्टिव ओपिनियन, जिसको सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी बोला जाता है। यहाँ पे हम सेल्स मैनेजर की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डिफरेंट सेल्स मैनेजर होते हैं अलग अलग एरिया के। तो हर एरिया के मैनेजर से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे एरिया में तुम कितनी सेल्स कर पाओगे। तो सब अपना अपना नंबर बताएंगे। जो भी नंबर हमारे पास आया उसको टोटल किया जाएगा। ये जो टोटल नंबर आया ना, इसको हम भेजेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पास, और एग्जीक्यूटिव्स इस नंबर को देख के इसमें चेंजेस करके कि भाई हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कितना चेंज हुआ है, हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, हमारा मार्केटिंग के खर्चे में कितना चेंज हुआ है, उन सब के हिसाब से एक नया सेल्स का डिमांड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कलेक्टिव ओपिनियन सेल्स फोर कंपोजिट मेथड, जहाँ पे हम सेल्समैन, ब्रांच एरिया, सेल्स मैनेजर, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मार्केट के उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस्टिमेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन, हर एक सेल्समैन अपना एस्टिमेट बताता है, उसको हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। इसके थ्रू हम टोटल एस्टिमेटेड सेल्स निकालते हैं। इसका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव्स, जो कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में कितना चेंज आया, एडवर्टाइजिंग में कितना चेंज आया, सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया, और कॉम्पिटिशन में कितना चेंज आया, और उसके हिसाब से फोरकास्ट करते हैं कि आगे जाके डिमांड कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट टेस्ट मेथड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट टेस्ट मेथड में सेलर जो है अपना प्रोडक्ट बेचता है इन पार्ट ऑफ अ मार्केट, और उसकी मदद से फुल मार्केट का असेसमेंट करने की कोशिश करता है। मतलब समझो, लेट्स से ये इंडिया है,
इंडिया के अंदर हम पूरे इंडिया में एक बार में प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली में हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्मॉल मार्केट है, ये पूरे मार्केट का सैंपल है समझ लो। तो सिर्फ इसमें अगर हमारा प्रोडक्ट चल गया तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट को बेच पाएं। ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, एक पार्ट ऑफ मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच के देखा और उसकी मदद से असेस किया कि फुल मार्केट में उसका प्रोडक्ट कैसा चलेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट कब है, जब प्रोडक्ट आपका नया है, एस्टिमेट कोई भी टाइप का अवेलेबल नहीं है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और बायर ने कोई भी परचेस प्लान नहीं बनाया है आपके प्रोडक्ट को रिलेटेड, एकदम ही नया आ गया है। ठीक है, उस केस में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मिलकर जजमेंट बनाते हैं। तो इसके लिए वो अपने जो भी एग्जीक्यूटिव्स के सजेशंस हैं उनको कंबाइन करते हैं, एवरेज करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं, और इसकी मदद से ओपिनियन बनता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स का कि कितनी डिमांड होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपर्ट्स ओपिनियन। देखो यार, जब एग्जीक्यूटिव जजमेंट हमने इस्तेमाल किया ना, तो इसके अंदर जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो लोग होंगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे हमको डिमांड से रिलेटेड, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे ओपिनियन फ्रॉम स्पेशलिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे हम ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। ठीक, तो ये थे हमारे 5 क्वालिटेटिव मेथड। अब हम जा रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ, जिसको स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोला जाता है। इसके अंदर 2 टाइप के मेथड आते हैं। पहला होता है कैजुअल और रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको मैं आपको सिर्फ वर्ड्स में समझाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा आता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड, सिर्फ एक ही मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसके अंदर बहुत सारे मेथड है जिसका थ्योरी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलो। सो कैजुअल और रिग्रेशन एनालिसिस हम देख रहे हैं। कैजुअल और रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ना हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, समझ लो। इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। अब इक्वेशन बन रहा है तो वो कैसा बनेगा, देखो ये इक्वेशन के अंदर हम एक लेते हैं dt, दैट इज डिमांड फॉर पीरियड t, जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिमांड को निकालने के लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स लेते हैं, जो F1, F2, F3, Fn ऐसे करके नाम हम दे सकते हैं। लेट्स से हम निकालना चाह रहे हैं हमारी डिमांड, और इसके लिए हमने F1 मान लिया सेल्स बजट को, F2 हमने प्राइस को मान लिया, F3 हमारे प्रमोशनल बजट, और F4 हमने टेक्नोलॉजी को मान लिया। अब इसके थ्रू हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने बोला कि जो डिमांड है वो पहली बात तो 1000 तक कंस्टेंट रहती है, और उसके बाद सेल्स बजट के कारण 5 टाइम्स चेंजेस होते हैं, प्राइस के कारण 2 टाइम्स चेंजेस होते हैं, वो भी नेगेटिव। ठीक है, प्रमोशनल बजट के कारण 0.1 टाइम्स पॉजिटिव चेंज होगा डिमांड में, और टेक्नोलॉजी के कारण टेक्नोलॉजी का जितना भी बजट होगा उससे रिलेटेड मेरा 150 टाइम्स चेंजेस होगा। तो ये क्या किया हमने, डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए एक इक्वेशन बना लिया, और इस इक्वेशन के थ्रू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिमांड कितनी होगी। तो अगर मुझे पता है कि मेरा सेल्स बजट कितना है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, मेरे प्राइजेस कितने हैं मैं यहाँ पुट कर दूंगी, मेरा प्रमोशनल बजट कितना है मैं यहाँ पुट कर दूंगी, मेरा टेक्नोलॉजी पर खर्चा कितना है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो मेरे डिमांड का एक प्रेडिक्टेड वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसका हमको सिर्फ थ्योरी ही काम का है, प्रैक्टिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, हम डिफरेंट टाइम पीरियड का डाटा इस्तेमाल करके एनालिसिस करके पता करेंगे कि हमारी डिमांड कितनी होने वाली है। ठीक है, देखो फॉर एनी टाइम सीरीज डाटा हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ट्रेंड, कि लेट्स से अगर हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो सेल्स है वो पिछले सालों में अपवर्ड ट्रेंड में है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है कि कंस्टेंट चल रही है, ये फाइंड आउट करना। सीजनैलिटी मतलब होता है कि सीजन्स के हिसाब से वेरिएशन होना। जैसे अगर आप क्लोथ्स बेचते हो तो आपके पास विंटर वेयर होगा, और ये विंटर वेयर एक ऐसा टाइप का क्लोथ है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिकता है, तो इसके लिए सीजनल वेरिएशन काम करता है, तो वो सीजनल वेरिएशन को कंसिडर करना। साइक्लिकल वेरिएशन ये होता है मोस्टली बिजनेस साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन जो अपना बिजनेस साइकिल फॉलो करती है ना, कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेके सेल्स करने के बाद हमारे पास पैसा कब तक आ रहा है, दैट इज माय बिजनेस साइकिल। तो उस बिजनेस साइकिल के कारण कितने वेरिएशंस आ रहे हैं वो हम देखते हैं। और इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, कई बार वेरिएशन ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब उसका कोई जैसे सीजनल का हमको पता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सर्च आएगा, है ना, लेकिन ये जो इरेगुलर है उनका हमको कुछ नहीं पता। जैसे स्टॉक मार्केट,
कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। सिमिलर वे में ये इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं वो कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है जहाँ पे हमारी डिमांड एकदम से बढ़ गई या फिर एकदम से कम हो गई। ठीक है, चलो। तो अगर आपके पास ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन आ जाता है तो इसकी मदद से आप दो तरीके से डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो। पहला होता है एडिटिव मॉडल, जहाँ पे आप ये सारे वेरिएशंस को ऐड कर दो और आपकी डिमांड कैलकुलेट करो। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जहाँ पे हम ये चारों वेरिएशंस को मल्टीप्लाई करके अपनी डिमांड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है। पहला है लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो सेल्स है वो स्टीडली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आप चाहे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बोलो या फिर वाई टी बोलो, टी यहाँ पे टाइम को डिनोट करता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, दैट इज टाइम। तो यहाँ पे x जो हम बोल रहे हैं वो टाइम को ही डिनोट कर रहा है एट द एंड। तो आप y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी बोल सकते हो, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी भी बोल सकते हो। डन। इसकी मदद से हम जब सेल्स स्टीडीली इंक्रीज हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैराबोलिक ट्रेंड। इसका फॉर्मूला क्या है? वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली उस सिचुएशन में जब मेरी सेल्स इनिशियली स्लोली ग्रो हो रही है और उसके बाद एकदम से एक्सिलरेट हो रही है। ये कब होता है? ये मोस्टली सीजनल वेरिएशन वाले डिपार्टमेंट्स या फिर बोलना चाहिए बिजनेस के अंदर होता है। तो जैसे क्लोथ्स वाला हमने बोला, तो लेट्स से मैं सिर्फ विंटर क्लोथ्स बेचती हूँ तो मेरी सेल्स जो है बाकी सारे सीजन्स में बहुत स्लो रहेगी, लेकिन जब विंटर आ जाएगा तो एकदम से सर्ज आ जाएगा, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए हम पैराबोलिक ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, जहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी टू द पावर टी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, मतलब डबल ट्रिपल हो जा रही है हर साल। तो उस केस में हम ये वाले फॉर्मूले के थ्रू डिमांड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेंड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हैं डिफरेंट एरियाज के लिए, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ लीनियर ट्रेंड पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट, सीजनैलिटी जो हमने देखा, इसको फाइंड आउट करने के भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला होता है मूविंग एवरेज, नेक्स्ट वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग स्मूथिंग, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड हॉट विंटर मॉडल। हमको सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज देखने की जरूरत है बस। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं लीनियर ट्रेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मूविंग एवरेजेस कैसे निकाले जाते हैं। और इसके अलावा साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन हमारे सिलेबस के अंदर कवर नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। सो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इसके थ्रू हम ट्रेंड निकालना सीखेंगे कि लीनियर ट्रेंड कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको ट्रेंड निकालना है फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, कि आगे आने वाले 7 ईयर्स में क्या ट्रेंड रह सकता है। ठीक, आपको ईयर्स दिए हुए हैं, आपको हर एक साल का सेल्स दिया हुआ है इन लैक्स। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है और अगर आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करोगे ना, आपको लगेगा कितना ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन सीएमए में आता है क्या। ठीक है, चलो। सो हम ना स्टेप वाइज चलेंगे ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान रहें। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 देख रहे हैं, दैट इज जो मैं लिख रही हूँ ना स्टेप नंबर 1 में, ये स्टेप नंबर 1 आपके हर एक, जब भी आप लीनियर ट्रेंड निकाल रहे हो हर एक जगह सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमने अभी देखा कि लीनियर ट्रेंड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना। हम वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी भी बोल सकते हैं या फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मतलब क्या होता है? हम x की मदद से y की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। y आपका सेल्स को डिनोट करेगा यहाँ पे, x आपका ईयर को डिनोट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ईयर पता है कि कौन से साल का आपको निकालना है तो आप इजीली y निकाल सकते हो। कब? जब आपको a और b पता हो। तो हमको ना इस रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a और b की वैल्यू निकालनी पड़ती है और इस a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 और इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b for following 2 equations are used or to be solved.
ठीक है, तो हम ये दो इक्वेशंस जो मैं अभी बताने वाली हूँ उनको सॉल्व करेंगे और उनकी मदद से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करें और फिर हमको अगर ईयर पता है तो हम इजीली हर एक साल का सेल्स प्रेडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये स्टेप नंबर 1 है, वो हर एक क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से लिख लेना। एक बार लिख लोगे तो आगे के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ध्यान रखना है ना, और फिर एग्जाम में भी स्टेप नंबर 1 सेम ही लिख के आना है आपको। सो इक्वेशन क्या इस्तेमाल किया जाता है, दो इक्वेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये दो इक्वेशन बनेंगे इसी इक्वेशन की मदद से। मैं क्या करने वाली हूँ, इस इक्वेशन में सबमिशन ऐड करने वाली हूँ। सबमिशन मतलब होता है सम करना, एडिशन करना। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ y इज इक्वल टू, ए का सबमिशन तो नहीं कर सकती क्योंकि ये कंस्टेंट वेरिएबल है, इसकी एक ही वैल्यू होगी, है ना। तो इसलिए हम इसके आगे लिख देते हैं n, कि कितने नंबर्स हैं, इंटू ए प्लस बी का सबमिशन नहीं कर सकते, हम किसका सबमिशन करेंगे, x का सबमिशन करेंगे। b क्या है, कंस्टेंट वेरिएबल है, इसकी एक ही वैल्यू होगी, इसलिए उसका सम नहीं कर सकती मैं, है ना। लेकिन x की वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, डिफरेंट ईयर्स हो सकते हैं, इसलिए इसका सम किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हर एक जगह सबमिशन ऐड किया। अब इसके बाद ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, इसमें ना अब हम x मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिशन ऑफ y में x मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा सबमिशन एक्स वाई, हाँ। और यहाँ पे n था क्योंकि कुछ नहीं था, पर अब मैं x ऐड कर रही हूँ तो ये बन जाएगा a सबमिशन x प्लस b, यहाँ पे x पहले से है तो ये बन जाएगा b सबमिशन x स्क्वायर। ठीक, तो ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैथ्स के अंदर ना ऐसा है कि भाई अगर आपको दो वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए दो इक्वेशन अवेलेबल है तो आपका काम हो जाएगा। तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको निकालनी है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको मिल जाए तो आपका काम खत्म। ठीक है, तो फिर चीजें आसान हो जाती है। तो अब मेरे को पता चल गया है कि मुझे चाहिए सम ऑफ y, सम ऑफ x, सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये मिलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 2 में टेबल। स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। ये मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे ना आपको स्टेप्स ध्यान रहेंगे और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी आपके लिए। आपको सिर्फ एक नॉर्मल 4 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू हम कर रहे हैं। हमको क्या क्या चाहिए, हमको सबमिशन y चाहिए, सबमिशन x चाहिए, सबमिशन एक्स वाई चाहिए और सबमिशन एक्स स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ईयर दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे ईयर एंड सेल्स इन लैक्स। ठीक है, ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट, सेल्स इज 90, 95, 100, 110, 125 एंड 140। ठीक, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो हम y ले रहे हैं वो क्या है, वो हमारा सेल्स है। x क्या है, हमारा ईयर है। बट द थिंग इज यार, सोच के देखो, 2005, 2006, 2007, इसको मैं अगर y से मल्टीप्लाई करूँ कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, फिर उसका मैं स्क्वायर करूँ और कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम क्या कोशिश करते हैं ना, ये ईयर को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे x कैलकुलेट कर रहे हैं जो ईयर का छोटा वर्जन होगा। ये क्या होगा, डेविएशन। ये डेविएशन हम किससे निकाल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी मिडिल वैल्यू है ना उसके थ्रू हम ये डेविएशन निकालें। पर अभी यहाँ पे देखो हमारे पास 6 नंबर है तो 2 मिडिल वैल्यू आ जाती है, 2007 और 2008। तो इनमें से कोई भी नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो हम ले रहे हैं डेविएशन फ्रॉम 2007। तो अगर 2007 से डेविएशन ले रहे हो तो 2007 को क्या मान लोगे, 0। तो अगर 2007 0 है, इन दैट केस 2005 कितना होगा, 2007 को मैं अगर 2005 से माइनस करूँ तो कितना आता है, 2 आता है। तो -2 मेरी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। 2006 माइनस 2007 करोगे तो -1 वैल्यू आ जाती है। 2007 माइनस 2007 कर दोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। 2008 माइनस 2007 इज 1, 2009 माइनस 2007 इज 2 एंड 2010 माइनस 2007 इज 3। तो ये मेरे x की वैल्यू आ गई। अब कितनी छोटी वैल्यूज है देखो, अब कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को y मिल गया, मेरे को x मिल गया, मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे। 90 इंटू 20 इज 90 इंटू 2 इज -180, 95 इंटू -1 इज 95, देन 0, 110,
125 इंटू 2 इज 250, 140 इंटू 3, कैलकुलेटर कहाँ है, 140 इंटू 3 इज 420। सो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं भाई, हमको ज़रूरत पड़ेगी। चलो ठीक है। फिर इसके बाद हमको एक और चीज़ चाहिए, एक्स का स्क्वायर। तो ये जो एक्स है उसको अब हम स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 द 4, 1 0 1 4 एंड 9। ठीक, अब हमको यहाँ पे वाई एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछा था, हमको पूछा है सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब इनको सम कर लो, आपको इनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो सम ऑफ वाई इज इक्वल टू 90, 95, 100, 110, 125 एंड 140, दैट इज इक्वल टू 660। नेक्स्ट -2 -1 0 1 2 3 वैल्यू आ रही है सम ऑफ एक्स की। नेक्स्ट सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 110, 250, 420 माइनस 180 माइनस 95, दैट इज इक्वल टू 505। नेक्स्ट लास्ट दिस इज 90, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज 90। और इसके साथ साथ हमको n भी चाहिए। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6। ठीक है, तो हमको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमको सिर्फ इस इक्वेशन में सारी चीज़ों को पुट करना है। ठीक, चलो सो अब हम स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं, जिसके अंदर अब हम हमारी जो वैल्यूज मिली है उनको इक्वेशन में पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग the values we get in equation 1 and 2, we get इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम वैल्यूज को डालें तो हमको क्या मिलेगा। पहला इक्वेशन है सम ऑफ वाई, तो सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 660। पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, है ना। सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स, एंड नेक्स्ट सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने जैसे आपको समझाया है वैसे ही याद रखा है, और ईजी है वैसा तरीका याद रखने का, तो उसको ही अप्लाई कर लेना। ठीक है, सो सम ऑफ वाई हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 660, प्लस एन की वैल्यू कितनी थी, इज इक्वल टू है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 6a प्लस बी सम ऑफ एक्स इज 3, तो 3b हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमको चाहिए एक्स वाई इज 505 इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स हमने यहाँ पे लिखा 3 है वैल्यू, 3a प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज 19, तो हम यहाँ लिखेंगे 19b। ठीक, तो हमारे पास दो और इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ इसके बाद ना आपको कॉमन करना है, मतलब या तो इन दोनों की ए की वैल्यूज को कॉमन कर दो या तो बी की वैल्यूज को कॉमन कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3a है, तो मैं अगर 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6a बन जाएगा और ये दोनों वैल्यूज कॉमन हो जाएंगी, है ना। तो हम यही करने वाले हैं इस इक्वेशन में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको 6 बनाना है तो इसी से इंटू कर देते 2, नहीं, आपको पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसकी मदद से ये 6 बन जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2, वी गेट 505 इंटू 2 दैट इज 1010, 3 इंटू 2 इज 6a प्लस 19 इंटू 2 इज 38b। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी a की वैल्यू सेम हो जाए। आप b को भी कर सकते थे लेकिन 3 और 19 है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने इसको कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 से माइनस करेंगे, तो इससे क्या होगा, 6 से और 6 से कट जाएगा और फिर b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक, सो बाय डिडक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 1010 इज इक्वल टू 6a प्लस 38b, इसको हम माइनस कर रहे हैं 660 इज इक्वल टू 6a प्लस 3b से। ठीक, सो माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन डालना पड़ता है, फिर 6a माइनस 6 से कट गया तो यहाँ पे ये कट गया, 38 माइनस 3 भी करोगे तो ये 35b बन जाएगा, और 1010 माइनस 660 अगर हम करें दैट इज इक्वल टू 350।
तो 350 इज इक्वल टू 35B हमारे पास वैल्यू आ रही है, और इसकी मदद से हमारे पास B की वैल्यू आ रही है 10। ठीक, तो हमको B की वैल्यू मिल गई। अब इस B की वैल्यू को ना आप इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 किसी में भी पुट करके देख लो, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन, मैं अभी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ, वी गेट इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 660 इज इक्वल टू 6A प्लस 3B। सो 660 इज इक्वल टू 6A प्लस 3B है तो 3 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, 660 इज इक्वल टू 6A प्लस 30 को हम इधर लेके आ जाएंगे, 630 हो गया। 630 इज इक्वल टू 6A, A इज इक्वल टू 630 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 105 इज द वैल्यू ऑफ A। अब अगर आप देखो तो हमको B की वैल्यू भी मिल गई, A की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, A और B की। ठीक, चलो। सो स्टेप नंबर 4, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज of A and B, the required regression equation of y on x is, इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स है, तो y इज इक्वल टू A की वैल्यू है 105 प्लस B की वैल्यू कितनी है 10x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हम जितने भी ईयर्स की इंफॉर्मेशन बोली हम निकाल सकते हैं। सो फॉर 2010 तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मेरे को बोला गया आगे के 7 साल की इंफॉर्मेशन निकालो, तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर 2011 की इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमको y निकालना है इज इक्वल टू 105 प्लस 10, x की वैल्यू क्या ले, तो हमने देखा था हम डेविएशन किसके हिसाब से लिए थे, 2007 के हिसाब से डेविएशन लिए थे, तो 2007 के हिसाब से ही अगर हम डेविएशन लें तो अब x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2011 माइनस 2007। ठीक है, कितनी वैल्यू आती है, 2011 माइनस 2007 इज 4, तो 4 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सो 105 इंटू 40 इज इक्वल टू 145। सिमिलर वे में हम 2012 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, x कितना होगा 2012 माइनस 2007, that is equal to 5. So y is equal to 105, 10 into 5, that is 155. सिमिलर वे में आप आगे ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। 2013 के लिए y इज इक्वल टू 105 प्लस 10 इंटू, अब x कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 165। फॉर 2014 y इज इक्वल टू 105 प्लस 10 इंटू 7, दैट इज 175। कितने ईयर्स हो गए, 1 2 3 4, 3 ईयर्स और निकालने हमको। फॉर 2015 y इज इक्वल टू 105 प्लस 10 इंटू 8, दैट इज 185। फॉर 2016 y इज इक्वल टू 105 प्लस 10 इंटू 9 is 195, and for 2017 it's y is equal to 105 plus 10 into 10, that is 205। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें मैं ये पूरी चीज़ें इतने अच्छे से नहीं लिखने वाली जितने अच्छे से अभी लिख के मैंने आपको सिखा दिया। अब आपका काम है कि आप आगे के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से पूरा स्टेप वाइज प्रेजेंट करके लिखो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ कार्स। पहले ना, इससे पहले मैं आपको इसका एक और तरीका बताती हूँ। ये तरीका एप्लीकेबल है जब आपके लिए ईयर्स दिए हुए हो। ठीक है, ईयर्स जब दिए होते हैं ना, उस केस में ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हम लेंगे और एक और तरीका यहाँ पे सीखेंगे। इसके अंदर भी ना हम सेम टेबल बनाते हैं जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं। हम ईयर लिखेंगे, हम सेल्स लिखेंगे। सो ईयर इज 2005, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एंड सेल्स हमारे पास 90, 95,
100, 110, 125 एंड 140। ठीक है, इसके बाद जो हम x निकालते हैं ना, हमको इस तरीके से x निकालना है कि जो सम करे अगर हम x का तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। इस मेथड के अंदर हमको x की वैल्यू को 0 लेके आना है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है? तो अगर मेरे पास ये 6 ईयर्स की जगह अगर सिर्फ 5 ईयर्स होते तो इस केस में मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी। क्यों? क्योंकि मैं ये और नंबर से इनका मिडिल निकालना मेरे लिए आसान है। मिडिल क्या होगा? 2007। अब 2007 के हिसाब से अगर मैं डेविएशन निकालूं तो 2005 माइनस 2007 कितना हो जाएगा? -2। 2006 माइनस 2007 -1। 2007 माइनस 2007 0 एंड 1 एंड 2। अब अगर आप इनको टोटल करके देखो तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। बट द थिंग इज अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे पास एक और ईयर दिया हुआ है, हमारे पास 6 ईयर्स हैं। इनके बीच अगर मिडिल वैल्यूज देखें हम तो हमारे पास है 2007 एंड 2008, 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो अब कैसे किया जाए? हम मानेंगे 6 मंथ्स का गैप और हम मिडिल वैल्यू कौन सी मानेंगे? 2007 और 2008 के बीच की। तो जो 6 मंथ्स के बाद का वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो एज हमने क्या किया है, ये हाफ ईयर्स में इसको बांट दिया है, तो इसीलिए हम 6 मंथ्स को 1 यूनिट मान के चलेंगे। अभी जो पिछला बार हमने देखा था तो उसके अंदर हम 1 यूनिट किसको ले रहे थे? 1 साल को। 2007 को हमने 0 माना था, तो उसके बाद हमने चीज़ें कैलकुलेट की थी। हर एक ईयर को हम 1 लेके चल रहे थे। अब हम 0 किसको मान रहे हैं? 2007 और 2008 के जो मिडिल वैल्यू है उसको हम 0 मान के चल रहे हैं। अब उसके बाद हर एक यूनिट मैंने 6 महीने की बोली। इन दैट केस अगर मैं 0 से 2007 तक की वैल्यू निकालूं तो ये 6 महीने का गैप है, ये 1 हो जाएगा। फिर 0 से 2006 तक का गैप देखें तो यहाँ पे 1 साल का गैप है, यहाँ पे आधे साल का गैप है, तो टोटल 1.5 साल का हो गया। और हमने 6 मंथ्स को 1 यूनिट बोला है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है। 0 से 2005 कितना गैप है? 2.5 ईयर्स का। तो 2.5 ईयर्स है तो 2 साल का 4 हो गया वैल्यू और हाफ ईयर्स का हो गया 5, तो -5 हो गया। सिमिलर वे में अगर आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहो तो 0 से 2008 6 मंथ्स का डिफरेंस है। ये 6 मंथ्स का डिफरेंस 1 की वैल्यू आ गई। 0 से 2009 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है तो वैल्यू 3 हो जाएगी। 0 से 2010 हमारा टोटल 2.5 ईयर्स का डिफरेंस है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करो और अब देखो वैल्यू तो अब आपके पास 0 आ रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम निकाल लेंगे हमारा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई निकाल लेते हैं पहले। 90 इंटू 5 दैट इज 450 माइनस 450। 95 इंटू 3 दैट इज 285 माइनस 100 110। 125 इंटू 3 इज 375 एंड 140 इंटू 5 इज 135। 140 इंटू 5 दैट इज 700। ठीक है, टोटल कर लो। 110 प्लस 375 प्लस 700 माइनस 100 माइनस 285 माइनस 450। एक बार वैल्यूज चेक कर लेना। ठीक है, मैं भी चेक कर लेती हूँ। 110 375 700 माइनस 100 माइनस 285 माइनस 450, तो 350 हमारे पास वैल्यू आ रही है। एक्स स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 25 9 1 1 9 25। ठीक, सो 25 प्लस 9 प्लस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 70। ठीक, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। y का भी सम निकाल लेते हैं जो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो y का सम है 660, सेम वैल्यू आ जाएगी और n है हमारे पास 6। ठीक, अब देखो जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं a और b निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ x, और दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ x प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे सम ऑफ x 0 हो रहा है तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, यहाँ पे 0 रख दूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सम ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई सम ऑफ x की वैल्यू तो 0 ही है। सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ y इज इक्वल टू एन ए एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो अगर मेरे को ए की वैल्यू इस सिचुएशन में निकालनी है तो मैं बोलूँगी ए इज इक्वल टू सम ऑफ वाई अपॉन एन, और आपको इस सिचुएशन में बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ एक्स वाई अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब देखो अगर आप x की वैल्यू को 0 बना देते हो तो उस केस में a और b निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। वो 4 स्टेप फॉलो किया था वो भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये टेबल बनाना है
जहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है, और उसके बाद a के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, b के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ईयर्स अवेलेबल हो और उसके बाद आप उसको 0 बना पा रहे हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वैल्यूज निकालेंगे और चेक करेंगे कि सेम वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक, सो सम ऑफ y कितना है हमारे पास 660 अपॉन 6, सो 660 अपॉन 6 दैट इज 110, एंड b की वैल्यू अगर हम निकालें तो सम ऑफ एक्स वाई दैट इज 350 अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 70। ठीक, सो 350 अपॉन 70 दैट इज इक्वल टू 5। अब मैं अगर निकालूँ फॉर 2011, फॉर 2011 मेरे को निकालना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a इज 110 प्लस b इंटू 5। ठीक है, सॉरी 5 इंटू एक्स, है ना। अब x मेरा क्या बनेगा, देखो अगर 2011 में ले रही हूँ तो x की वैल्यू मेरे को निकालनी है अगर, तो 6 मंथ्स का गैप है। कब से गैप है, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 0 और यहाँ पर 2011 लिखूँ तो ये कितने ईयर्स का गैप हो गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड हाफ ईयर, तो टोटल 3.5 ईयर का गैप हो गया, है ना। 3 ईयर्स और 3 ईयर्स को अगर मेरे को 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा तो कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 6 यूनिट्स बन जाएंगे, और एक मेरे पास 6 मंथ्स है तो 7 यूनिट्स हो गए टोटल। तो यहाँ पे मैं 5 इंटू 7 करूँगी। ठीक है, कैसे निकाला हमने, 6 मंथ्स का गैप लिया, कब से लिया, हमने 2007 और 2008 के बीच वाले मंथ से लिया। ठीक है, सो ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 7 प्लस 110 इज इक्वल टू 145 आ रहा है फॉर 2011। अब अगर आप चेक करो 2011 की वैल्यू 145 ही आई थी, चाहे आप वाला सिस्टम फॉलो करो या ये वाला सिस्टम फॉलो करो। इस वाले सिस्टम में सिर्फ आपको ये 6 मंथ्स कैलकुलेशन सही से करनी है और बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है, और वो वाले सिस्टम में आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बट द थिंग इज, अगर ना आप ये जो 4 स्टेप वाली प्रोसेस है ना उसको सीख लेते हो बहुत अच्छे से, तो उसके बाद आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको सब के अंदर ये 4 स्टेप्स ही फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बनाएं जब हमारे पास ईयर अवेलेबल हो, तो उस केस में आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। बट मेरी सजेशन होगी कि यही 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो और हर एक क्वेश्चन को 4 स्टेप प्रोसेस के थ्रू ही फॉलो करो, क्योंकि कई बार ये 6 मंथ्स कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है ना। तो बेटर है कि ये गड़बड़ करने से अच्छा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस इस्तेमाल करें, लेकिन चीज़ें अच्छे से सॉल्व करें और पूरे जो 8 मार्क्स हैं उसको लेके आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द एज ऑफ कार्स ऑफ स्कोडा एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एज आपको दिया हुआ है कार्स का इन ईयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे x और y आपको निकाल के दिया हुआ है, आपको x कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। और अगर आपको x कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दैट केस आप ये जो a b वाली वैल्यूज निकाल के आपने किया, उसको 0 बना के किया, वो वाली चीजें फॉलो ही नहीं कर सकते। अब आपको डायरेक्टली वो जो 4 स्टेप प्रोसेस हमने सीखी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप पूरी चीज़ें लिखोगे जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, a प्लस बी एक्स। आपको सारी चीज़ें लिखनी है, एज मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रही हूँ तो इसलिए मैं वो सारे स्टेप्स जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया वो वापस नहीं लिख रही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 इक्वेशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला इक्वेशन होगा सम ऑफ y a एन a प्लस b सम ऑफ x, और दूसरा इक्वेशन होगा सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे को यहाँ पे x चाहिए, y चाहिए। x कितना है 2468, y कितना है 10 20 25 30, 10 25 20 25 एंड 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, क्योंकि एक्स तो दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, हमको एक्स स्क्वायर और एक्स वाई की जरूरत है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। एक्स वाई 20 80, 25 6 ज़ा 150 एंड 8 16 24 240। ठीक, इन सब का सम कर लो, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स वाई। So 2 4 6 8 that is 20, 10 20 25 30 that is 85,
4, 16, 36, 64, that is 120, and last 20, 80, 150 and 240, that is 490. ठीक है, हमको सारी वैल्यूज़ मिल गई. अब इसको हम हमारे इक्वेशंस में पुट करेंगे. सो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 85 इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 4a प्लस b सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 20b. ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट इक्वेशन में मेरे को सम ऑफ xy चाहिए, दैट इज 490 इज इक्वल टू a सम ऑफ x, दैट इज 20a प्लस b सम ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 120b. तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4. अब हमको क्या करना है, या तो a की वैल्यूज़ को या तो b की वैल्यूज़ को इक्वल करना पड़ेगा. अब एज पिछले क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू को इक्वल किया था, अब b की करके देख लेते हैं, तो आपको संतुष्टि भी हो जाएगी कि भाई a की इक्वल करें या b की इक्वल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक, चलो. सो अगर मेरे को b की वैल्यूज़ इक्वल करना है तो यहाँ पे मेरे को 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 120 बन जाएगी. और सिर्फ 20 को मैं 6 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकती, मेरे को पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 6 विथ इक्वेशन 3 वी गेट, यहीं पे हम निकाल लेते हैं 85 6 510 इज इक्वल टू 4 6 24a प्लस 120b. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, क्योंकि हमने b को इक्वल किया है. ठीक, सो बाय डिडक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 4 है ना, सो इक्वेशन 4 वी गेट 510 is equal to 24a plus 120b. 510 is equal to 24a plus 120b. And next is 490 is equal to 20a plus 120b. ठीक, हम इनको माइनस कर रहे हैं, तो 510 माइनस 490 करो तो ये वैल्यू आती है 20. यहाँ पे आ जाएगा 4a और ये हो जाएगा कैंसिल. अब a की वैल्यू हम निकालें तो 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5. तो a की वैल्यू अगर मिल गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4 में अब हम पुट कर रहे हैं. ठीक है, वी गेट 490 इज इक्वल टू 20a प्लस 120b. 490 इज इक्वल टू 20a है, तो 20a है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 120b. ठीक, सो 490 इज इक्वल टू 100 प्लस 120b. 100 को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 390 इज इक्वल टू 120b एंड b इज इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाय 120. 390 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज इक्वल टू 3.25 हमारे b की वैल्यू आ रही. तो हमको a की वैल्यू मिल गई, हमको b की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, इसको y ऑन x के रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ठीक, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू है 3.25x. ठीक है, तो हमने पहला काम तो खत्म कर दिया, तो लिनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हमने पुट कर दिया. अब आपको बोल रहा है एस्टिमेट करो मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर एज ऑफ कार्स ऑफ 10 ईयर्स. अगर हमारे कार की एज 10 ईयर्स की है तो उस केस में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा. तो फिर हमको x की वैल्यू दी हुई है ना, सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज y इफ x इज इक्वल टू 10 ईयर्स. हमने x इसको माना है ईयर्स को और मेंटेनेंस कॉस्ट को y माना है, तो x की वैल्यू मुझे दी हुई है और उसकी मदद से मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 5 प्लस 3.25x और x की वैल्यू कितनी है 10, तो 3.25 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 37.5 मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमको क्वेश्चन बोल रहा है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 37.5 इन थाउजेंड्स
ऑफ रुपीज। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एज ऑफ कार्स इन ईयर्स फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 50,000। तो अब मेरे को मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दी हुई है और इसकी मदद से मुझे ईयर्स निकालने हैं। ठीक, सो वाई दिया हुआ है 50,000, तो क्या मैं 50,000 लिखूंगी कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है वो इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ली है, तो इस केस में मेरे को इसको भी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ चेंज करना पड़ेगा, है ना। इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ कैसे कन्वर्ट होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 50 लिखूंगी और उसको एज लिखूंगी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ठीक, ये गड़बड़ मत कर देना, आंसर एकदम ही गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारा फॉर्मूला है, जिसमें y की वैल्यू मेरे पास 50 है, a और b हमने पहले ही फाइंड कर लिया है 5 एंड 3.25, और इसकी मदद से हम x निकालेंगे। ठीक, सो ये है मल्टीप्लाइड बाय x, सो 50 माइनस 5 इज 45 इज इक्वल टू 3.25x एंड x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3.25, दैट इज इक्वल टू 13.84 ईयर्स। ठीक है, 846 है, 846 भी लिख सकते हो या फिर 85 भी लिख सकते हो। ठीक, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एज एन एनालिस्ट ऑफ पॉक्सन लिमिटेड यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग वेदर some relationship does exist between the expenditure on advertising and the annual sales. Accordingly, the data of expenditure on advertising and sales are collected for past 6 years as follows. past 6 year का मुझे information दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे years भी दिए हुए हैं, यहाँ पे x भी दिया हुआ है, तो मैं किसको इस्तेमाल करूँ, year को इस्तेमाल करूँ कि x को इस्तेमाल करूँ। हम अगर x स्पेसिफिकली दिया है ना तो उसी को इस्तेमाल करेंगे, हम ईयर्स के पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर x स्पेसिफिकली दिया है तो आप उसी को लोगे, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जो सीखा है वही चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। x दिया हुआ है 1 2 4 3 10 4, नेक्स्ट y 18 23 32 28 38 एंड 29। आई सजेस्ट यू कि ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, क्योंकि कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हम कर रहे हैं, है ना। चलो, x स्क्वायर 1 4 4 4 16 3 3 9 100 and 16. Next, xy 18 23 2s are 46 32 4s are 128 28 3s are 84 380 29 4s are 160। टोटल कर लो सारी वैल्यूज, 1 2 4 3 10 and 4, that is equal to 24 18 23 32 28 38 and 29, that is equal to 168 1 4 16 9 100 and 16 146 18 46 128 84 380 and 116, that is 772। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसकी मदद से हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं, सम ऑफ y एन ए प्लस बी सम ऑफ x एंड सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। आपको जैसे मैंने सिखाया है कि इनको स्टेप नंबर 1 करके लिखोगे वैसे ही लिखना। ठीक, अभी मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखा रही हूँ। सो सम ऑफ y हमारे पास क्या वैल्यू है, 168 इज इक्वल टू n, कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो 6a प्लस b सम ऑफ x, सम ऑफ x की वैल्यू कितनी है 24b। नेक्स्ट, सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है 772 इज इक्वल टू a सम ऑफ x इज 24a प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज 146b। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे 6 और 24 है, हम इसको कॉमन कर सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो हो जाएगा, है ना। सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ 4। ठीक, सो 168 इंटू 4, 168 इंटू 4 is 672 is equal to 6 into 4 is 24a plus 24 into 4 is 96b। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर
4 को इक्वेशन नंबर 5 से माइनस करेंगे, तो जो बड़ी वाली वैल्यूज़ वाला होगा उसको ऊपर डाल देना, जो छोटी वैल्यूज़ वाला होगा उसको नीचे डाल देना। एज इक्वेशन नंबर 4 बड़ी वैल्यूज़ वाला है इसलिए हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। 772 इज इक्वल टू 24A प्लस 146B। ठीक है, नेक्स्ट 672 इज इक्वल टू 24A प्लस 96B। माइनस करो, 772 माइनस 672 इज 100, ये कट गया। 146 माइनस 96 इज 50B, तो इससे B की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। अब ये जो B की वैल्यू आई उसको हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे है क्योंकि 672 इज इक्वल टू 24A प्लस 96B, तो 96 इंटू 2 हो जाएगा। तो 672 माइनस 96 इंटू 2 कितना होता है 192, तो 192 को हम उधर लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू 24A। सो 672 माइनस 192 इज इक्वल टू 480 इज इक्वल टू 24A। सो 480 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू A, तो इससे हमारे पास आती है वैल्यू A की 20। डन, तो हमने A और B की वैल्यू निकाल ली। इससे हमारा रिग्रेशन इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2, तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 2x। आज क्वेश्चन में हमको नेक्स्ट ईयर्स की वैल्यूज निकालने नहीं बोला है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, चलो तो हमने क्वेश्चंस कर लिए लीनियर ट्रेंड से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। हमने ये भी देख लिया कि सम ऑफ एक्स को 0 करके कैसे वैल्यूज निकाली जाती है, और सिंपल जो डायरेक्ट मेथड है जो हर जगह अप्लाई हो सकता है हमने वो भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस की तरफ। इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता, बट इट्स अनप्रेडिक्टेबल। ओके, हमारे इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, हमसे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसके बारे में पूरा इन डिटेल क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे बुक में। भले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल डिमांड आपको दिया हुआ है 10 वीक्स का, और इसकी मदद से आपको मूविंग एवरेज निकालना है 3 वीक का और फिर 4 वीक का। ठीक है, सबसे पहले 3 वीक्स का मूविंग एवरेजेस निकालते हैं। 3 वीक मूविंग एवरेज, इसके लिए ना आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वीक, यहाँ पे लिख रहे हैं डिमांड। वीक है हमारे पास 10, डिमांड हमको दिया हुआ है 70, 130, 90, 140, 140, 120, 170, 160, 120 और 160। सबसे पहले इसकी मदद से हम निकालेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल। अब ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो ट्रेंड के कारण इतने सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, वो फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करके हमको एंड रिजल्ट मिल पाए। जैसे समझो, मैं इनकी मदद से, वीक और डिमांड की मदद से टेबल बना सकती हूँ। लेट्स से हमने टेबल बनाया और मीन्स ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद हमको वैल्यूज ऐसी 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 मिल रही है। ठीक है, अब हमारा ये जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो क्या करेगा पता है, ये सिर्फ हमको ट्रेंड शो करेगा। ये जो इतने सारे फ्लक्चुएशंस है ना, उसको रिमूव करके सिर्फ ट्रेंड शो करेगा कि भाई देखो, भले ऐसी ऐसी वैल्यूज जा रही है लेकिन एट द एंड ट्रेंड अपवर्ड ही है ना। ये काम कौन करता है, मूविंग एवरेजेस करते हैं। ठीक, सो अभी हम निकाल रहे हैं 3 साल का मूविंग एवरेज। 3 साल का मूविंग एवरेज मतलब होता है 3 साल के एवरेजेस निकालो, और उसके लिए मेरे को पहले 3 साल का टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट 3 ईयर का टोटल कर रहे हैं, और जिस भी ईयर्स का आप टोटल करोगे ना, उसकी जो बीच की वैल्यू होगी उसके सामने आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। सो 70, 130 और 90 को हम टोटल कर रहे हैं यहाँ पे। 70, 130 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 290 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। मैंने कहाँ लिखी, बीच वाले ईयर में लिखी। अब इसके बाद फर्स्ट वाले का खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे जहाँ पे हम ये तीनों का लेंगे। तो 130, 90 प्लस 140, इनको टोटल करो। 130 प्लस 90 प्लस 140, इनका टोटल है 360, इनकी बीच वाली वैल्यू में आएगा। तो एज यहाँ पे कोई भी बीच वैल्यू नहीं आई, तो फर्स्ट वाला पार्ट खाली रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे 90, 140 एंड 140, इनको टोटल कर लो, इट्स 370। नेक्स्ट 140, 140, 120, 400, 140, 120 एंड 170, 430, 120, 170, 160, 120, 170, 160, that is 450, 170, 160 and 120,
दैट इज 450. नेक्स्ट 160, 120 एंड 160, दैट इज इक्वल टू 440. ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. अब इसके बाद हम 3 ईयर मूविंग टोटल निकाला ना, अब 3 ईयर का मूविंग एवरेज निकाल लेंगे. इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो भी टोटल आया उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, क्योंकि हम 3 साल का ले रहे हैं. अगर हम 5 साल का ले रहे होते तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते. ठीक है, सो 290 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये वैल्यू आती है 96.667. 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120. 370 divided by 3 is 123.333. 400 divided by 3 is 133.333. 430 divided by 3 is 143.333. 450 divided by 3 is 150. 150 and 440 divided by 3 is 146.667. ठीक है, बस आपको यही करना है. 3 ईयर मूविंग एवरेज एज ऑड था तो आसान था, पर अब हम जा रहे हैं 4 ईयर मूविंग एवरेज, जहाँ पे हम इवन नंबर्स लेने वाले हैं. सेम क्वेश्चन है, हम वीक डिमांड लिख लेंगे यहाँ पे. तो मैं यहीं से ये वैल्यूज उठा रही हूँ. एज मैं 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज निकाल रही हूँ, तो पहले मैं 4 को डिवाइड करूंगी 2 से, है ना. 2 से डिवाइड करी तो कितनी वैल्यू आई, 2 आई. तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को छोड़ के आगे के सारे नंबर्स के बीच में एक एक का गैप डालना है और लास्ट के 2 नंबर्स को छोड़ देना है. ठीक है, सो हम यही करने वाले हैं. तो ये काम नहीं करने वाला है, इसको हटाना पड़ेगा, मेरे को भी लिखना पड़ेगा. चलो, सो थर्ड है हमारे पास 90, फोर्थ है 140, फिफ्थ इज 140, सिक्स्थ इज 120, सेवेंथ इज 170. हम ये क्यों गैप छोड़ रहे हैं, हम आपको समझ आ जाएगा. एट्थ इज 160 और लास्ट के 2 वैल्यूज को हमको एक साथ लिखना है. तो 9 और 10, 120 एंड लास्ट इज 160. ठीक, ये मिल गया मेरे को वीकेंड डिमांड. अब इसके बाद हम निकालेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल. 70, 130, 90, 40. 70, 130, 90 एंड 140, दैट इज इक्वल टू 430. अब ये 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर का बीच कौन सा होगा, उन सबके बीच वाला वैल्यू. तो इसीलिए हमने ये जगह छोड़ी है ताकि हम बीच वाली वैल्यूज को लिख पाएं. ठीक, सो 430 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट 130, 90, 140, 140, that is equal to 500. Next 90, 140, 140, 120. $490. Next 140, 140, 120, 170. 570. And last, नहीं भाई लास्ट नहीं और बचा है, 140, 120, 170, 160, that is equal to 590. देन ये 4 की वैल्यूज लेंगे हम, 120, 170, 160, 120, that is 570. ठीक, एंड लास्ट हमारे पास आएगा ये 4 वैल्यूज, 170, 160, 120, 160, दैट इज इक्वल टू 610. ठीक, अब टोटल कर लिया, इसके बाद मूविंग एवरेज निकालो जैसे हमने पिछले बार निकाला था. 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर का मूविंग एवरेज है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे. 430 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 107.5. 500 डिवाइडेड बाय 4, 125. 490 divided by 4 is 122.5. 570 divided by 4 is 142.5. 590 divided by 4 is 147.5. 570 divided by 4 is 142.5 and last 610 divided by 4 is 152.5. ठीक, अब 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के बाद अगर आप देखो तो अभी जो वैल्यूज है हमारी बीच में नहीं है, मतलब बीच में तो है पर किसी भी वीक के सामने नहीं है. हर एक वैल्यू बिना वीक के लिखी हुई है. तो मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगी ग्राफ में, पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसीलिए अब हम इसको वीक्स के सामने लाने के लिए अब 2 चीज़ें और फॉलो करने वाले हैं. इसके लिए हम लेंगे पहले 2 यूनिट मूविंग एवरेज. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 वैल्यूज़ का टोटल करना पड़ेगा. ठीक, तो
तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल करूँ तो अब मैं बीच में लिख सकती हूँ, है ना। सो 107.5 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू 232.5. नेक्स्ट 125 प्लस 122.5 दैट इज 247.5. नेक्स्ट 122.5 प्लस 142.5 दैट इज 265. 142.5 प्लस 147.5 290. 142.5 प्लस 152.5 दैट इज इक्वल टू 295. ठीक, तो 2 यूनिट मूविंग एवरेज मैंने निकाल लिया. अब इसके बाद 4 ईयरली सेंटर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी. इसके लिए आपको क्या करना है पता है, इसके लिए आपको 232 को डिवाइड 0.5 को डिवाइड करना है 2 से. सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड करोगे, आज 2 यूनिट का आपने मूविंग एवरेज यहाँ पे लिया है. ठीक है, सो 232.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 116.25. 247.5 divided by 2 is 123.75. 265 divided by 2 132. 265 divided by 2 is 132.5. 290 divided by 2 is 145. 145 and last 295 divided by 2 is 147.5. ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो अब जो मूविंग एवरेजेस आए हैं वो हर एक वीक के सामने है. ठीक, तो इससे क्या हुआ, हमने वीक से अलाइन भी कर दिया और 4 ईयर का मूविंग एवरेज भी निकाल लिया. पहला क्या किया हमने, 4 ईयर का मूविंग टोटल निकाला, फिर 4 ईयर के मूविंग एवरेजेस निकाले. इनमें से जो 2 यूनिट थी उनको प्लस किया, उनकी वैल्यू सामने लिखी, और उसके बाद जो 2 यूनिट थी उनको 2 से डिवाइड किया. आज 2 यूनिट्स का हमने टोटल लिया था. ठीक है, ये क्वेश्चन ना ही आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है ना ही प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया है. पर हमने क्यों किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मैट में बहुत सारा ज्ञान दिया है मूविंग एवरेज के बारे में, और कोई भरोसा नहीं है, अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो क्या करेंगे. इसलिए बेटर है कि थोड़े बहुत चीज़ें देख लो कि मूविंग एवरेज के अंदर किया क्या जाता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या करना है. ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग होता है पूरा का पूरा खत्म. हमने चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक पूरा खत्म कर लिया. ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करते हैं. ऑपरेशंस प्लानिंग क्या होता है वो देखा, उसके अंदर हमने डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट किया. डिमांड देखी, फोरकास्टिंग समझा, डिमांड फोरकास्टिंग की डेफिनेशन देखी. उसके बाद डिमांड क्यों फोरकास्ट की जा रही है वो देखा कि भाई हमको वैल्यू चेन, सप्लाई चेन बनानी है, तो उसके लिए डिमांड पता होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेप्स इन फोरकास्टिंग देखे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करो कि क्यों फोरकास्ट कर रहे हो, पीरियड सिलेक्ट करो, मेथड सिलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो और फोरकास्ट करो. सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है. जो डाटा इन सोर्सेज से मिलेगा आपको वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट हमने देखा कि फोरकास्टिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है. हम अगर फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो हमारा फोकस है प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट मीडियम रेंज में हम मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करते हैं और मेंटेनेंस से रिलेटेड यहाँ पे चीजें कैलकुलेट की जाती है. लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड मटेरियल मैन पावर प्लानिंग. नेक्स्ट हमने देखा फोरकास्टिंग के मेथड 2 टाइप के होते हैं, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के अंदर आता है बायर्स इंटेंशन, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. कलेक्टिव ओपिनियन, जहां हम सेल्स का ओपिनियन लेते हैं. मार्केट टेस्ट मेथड, जहां पे हम छोटे से मार्केट पे टेस्ट करते हैं, जैसे हम दिल्ली में टेस्ट कर रहे थे. नेक्स्ट ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, जहां पे आप एग्जीक्यूटिव्स का ओपिनियन लेते हो. एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जहां पे हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लेते हैं. फिर हमने देखा कैजुअल और रिग्रेशन एनालिसिस, कि इसके अंदर हम एक इक्वेशन बनाते हैं और उसकी मदद से चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. और फिर हमने देखा टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, और इसी के साथ हमने सारे मेथड्स कवर किए और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे ट्रेंड से रिलेटेड, और उसके बाद हमने एट द एंड मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लिया. ठीक है, तो इसके साथ डिमांड फोरकास्टिंग होती है खत्म. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. टिल देन हैप्पी लर्निंग.